हेलो, कैसे हैं सभी लोग? कुशल मंगल होंगे और तैयारियों में तो लगे ही होंगे आप सभी लोग। जैसा कि यूके SSC में बाढ़ आई हुई है आजकल, लोगों की गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारी चल रही हैं, नए नए नियुक्तियां हो रही हैं। अभी माननीय सचिव महोदय हटा दिए गए हैं, आप सभी जानते ही होंगे। और परीक्षा नियंत्रक की जो मांग थी एस राजू जी ने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद वो मांग भी मान ली गई। और लगातार आयोग के अंदर बदलाव देखने को मिल ही रहे हैं। इसी बीच आप और हम तो रूबरू होते ही रहेंगे। हमारी पढ़ाई पे इसका असर नहीं पड़ना चाहिए, बस बाकी सारे काम चलते रहें। वो आयोग के हैं, कौन पकड़ा जा रहा है, कौन छोड़ा जा रहा है, कौन रिलीज़ हो रहा है या जो भी कुछ हो रहा है, वो आयोग की अपनी जिम्मेदारी है। हमारा काम है अपनी मेहनत पे लगे रहना, अपना काम अच्छे से करना। ठीक है जी। और आप सभी को पता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75वीं स्वतंत्रता बनाने की हम लोग तैयारी में हैं और हर घर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है। और मुझे लगता है कि आप भी सब लोग उस मुहिम में ज़रूर शामिल हुए होंगे। आपने भी सबने अपने दिलों में तो तिरंगा सजोया ही है, उसके साथ साथ अपने घरों में भी तिरंगे को इस बार सजोया होगा, मुझे उम्मीद है। देखिए, हम लोग अपनी बातें आगे बढ़ाते हैं। और भारतीय राज्य व्यवस्था अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहलू है यूके SSC के अंदर, या किसी और अन्य एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं, वहाँ भी क्या है, हमारे लिए राज्य व्यवस्था उतनी ही महत्वपूर्ण है। लगभग 30 नंबर का GS हमारे पेपर में आता है और उसमें से 6 से 8 मार्क्स आप अकेले भारतीय राज्य व्यवस्था से ले सकते हैं, अपना सकते हैं। उसी कड़ी में हमारी कुछ वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, क्लासेस ऑलरेडी वहाँ पे डली हुई हैं। उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना पे हम लोग जोर देंगे, उसी की हम लोग चर्चा करेंगे। संविधान की प्रस्तावना। जिन लोगों ने हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं, पहली क्लासेस नहीं ली हैं, कृपया करके वो वहाँ चले जाइए। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा राज्य व्यवस्था, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आगे इस चीज़ को बढ़ा करके ले चलता हूँ। देखिए, संविधान की प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना, संविधान की बात करूँ या किसी अन्य पहलू की, प्रस्तावना का मतलब, मेन मतलब होता क्या है, आप अगर समझना चाहें प्रस्तावना को, तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे आपने कोई किताब अगर आपके पास हो, कोई बुक हो, उस बुक में देखेंगे तो आप स्टार्टिंग में ही आपको प्रस्तावना करके कुछ लिखा मिलेगा, एक लेख जिसमें बताया गया होता है कि हमारी जो किताब है ये उसे समर्पित है, इसके अंदर हमने इन चीज़ों को बताया है या वो करा है। कहने का मतलब कि जो भी आपकी किताब के अंदर जो कुछ दिखाया गया है या जो भी एक लेखक का उद्देश्य रहा है, उस उद्देश्य को एक छोटे से वक्तव्य में, एक छोटे से पैराग्राफ में बंद करके उसके बारे में बताना, वही हमारी क्या कहलाती है, प्रस्तावना कहलाती है। आपने निबंध लेखन भी किया होगा बचपन में, या आप लोग अगर PCS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, किसी और अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जो निबंध वगैरह भी लिखते हैं उसमें भी आप सबसे पहले बताते क्या हैं कि प्रस्तावना होती क्या है। ठीक है, तो प्रस्तावना आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से उस किताब का लेखा जोखा है जो चंद शब्दों में हमें बताना है, या किसी के बारे में हमें कुछ बताना है, वही लेखा जोखा किसके अंदर आ जाता है, प्रस्तावना के अंदर आ जाता है। अगर मैं थोड़ी सी आपसे बात करूँ तो ये भारतीय संविधान है, भारत का संविधान, ये कुछ इस तरीके से है। और भारत का संविधान, अगर हम छोटी सी बात करते हैं तो एक बुक की तरह फॉर्म में, आप सभी जानते हैं भारत का संविधान कैसा है, एक लिखित संविधान है। अच्छा, कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि किस देश का संविधान अलिखित है? कृपया करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किस देश का संविधान अलिखित है। ठीक है, तो भारत का संविधान है, इसके अंदर आपने देखा होगा कि अलग अलग जैसे चैप्टर्स होते हैं, तो उसी तरीके से अलग अलग यहाँ पे भाग बताए जाते हैं। जैसे भाग 1, भाग 2, या इस तरीके से भाग 22। तो ये मूल संविधान की हम लोग बात कर रहे हैं। मूल संविधान में कितने भाग हुआ करते थे? 22 भाग हुआ करते थे, 395 अनुच्छेद हुआ करते थे और 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी, है ना। भाग कितने हुआ करते थे? 22। अनुसूची कितनी होती थी? 8। और आपका अनुच्छेद हुआ करते थे 395, जो वर्तमान में बदल गए हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे कि वर्तमान में क्या है। लेकिन कुछ इस तरीके से भारतीय संविधान जो देखने को मिलता है, तो इन सबके इस किताब के अंदर हमने संविधान के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी हैं, उसे एक लाइन में अगर हमें बताना हो, उसे एक पैराग्राफ में अगर हमें खत्म करना हो, उसी को मैं प्रस्तावना कहते था।
अब प्रस्तावना से देखिए कई बार सवाल देखने को मिल जाता है पेपर के अंदर, वो क्या बन जाता है वो भी मैं सारे डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, आपको डिटेल में बता दूंगा कि आपका सवाल कोई भी यहाँ से बचेगा नहीं, आप बिल्कुल एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से सवाल को अटैम्प्ट कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में ये संख्या बढ़कर के 25 हो गई है भागों की, है ना। लेकिन अगर काउंटिंग की बात करेंगे तो ये 25 है, लेकिन अगर नंबर की बात करूँ तो वो नंबर 1 भाग 1 से ही शुरू होता है और भाग 22 पर ही ख़त्म होता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे? ये ऐसे जैसे भाग 9 है तो 9A बढ़ गया है, भाग 4 है तो 4A बढ़ गया है। तो इस प्रकार से क्या है, काउंटिंग में संख्या 25 हो जाती है, लेकिन नंबर अभी भी वो 1 और 22 पर ही ख़त्म होते हैं। दूसरी बात, अगर अनुसूची की बात करें तो ये अनुसूची बढ़ करके कितनी हो गई है, 12 हो गई है, और अनुसूचियाँ 9, 10, 11, 12 बाद में जुड़ी हैं, सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, कोई समस्या नहीं है। और अनुच्छेद की बात करें तो अभी आपको 448 या 445 इतने देखने को मिल जाएंगे अनुच्छेद। ठीक, देखिए डिटेल में बात करेंगे, कोई समस्या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रस्तावना जो है उस प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती। चलिए, अच्छा एक बात अगर आप यहाँ जानना चाहें तो वो ये हो सकती है कि यहाँ हमारे संविधान के अंदर यहाँ एक भाग उपलब्ध नहीं है, वो भाग कौन सा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा भाग भारतीय संविधान में उपलब्ध है नहीं। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। अगर हम अपने संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है, हम भारत के लोग, इंग्लिश में हो तो इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया दैट इज़ भारत। अब देखिए इसे पूरा भी हम पढ़ सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आपको जो चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम पर पूरी प्रस्तावना आपको मिल जाएगी वहाँ पर। ठीक है, केवल हमें इतना जानना है कि शुरुआत कहाँ से होती है, तो शुरुआत होती है इंडिया दैट इज़ भारत, मतलब हम भारत के लोग। और ये पेपर में सीधा सीधा सवाल बनता है 1 नंबर का कि भारतीय प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है, किस तरीके से होती है। तो हम भारत के लोग भारतीय प्रस्तावना की शुरुआत में आ जाते हैं। ठीक है जी, अब देखिए भारतीय प्रस्तावना के अंदर कुछ शब्द हैं जिनके बारे में हमें जानना पड़ेगा और महत्वपूर्ण है। आइए, तो पहला शब्द है हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये क्या होता है जी, प्रभुत्व क्या होता है? देखिए कितना प्यारा शब्द है प्रभुत्व। अब देखिए अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हम एक लंबे समय से ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे। उससे पहले मुगल्स आए, अलग अलग लोग आए। तो हमें ये बताना है कि हम क्या है, अपने आप में अब स्वतंत्र हैं। हमारे बाह्य या आंतरिक किसी भी मसले के अंदर किसी बाह्य देश का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। वही क्या है, हम अपने बाउंड्री के अंदर, अपनी समय क्षेत्र के अंदर, अपनी सीमा क्षेत्र के अंदर जितना भी क्षेत्रफल हम लोग एक्वायर करते हैं, जितना भी क्षेत्रफल हमारे पास है, उसके अंदर हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। हम कोई भी निर्णय लेने के लिए किसी अन्य देश के ऊपर बाध्यकारी नहीं। वही को बोला गया है क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम खुद ही अपने निर्णय लेने के लिए क्या हैं, स्वतंत्र हैं। हम बाध्य नहीं है किसी के भी। क्योंकि देखिए जब हम आज़ाद हुए तो आज़ादी के बाद हमें ये बताना भी तो है दूसरे को कि अब हमारे पे किसी का राज नहीं चलता, हम ये स्वतंत्रता अपनी सबके सामने प्रमाणित करते हैं। तो हमने अपने संविधान प्रस्तावना में 2-3 बातें हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जिक्र किया है। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ, एक वर्ड है समाजवाद या समाजवादी। इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करते हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जितने भी नागरिक हैं, जैसे तो आर्टिकल्स हमारे पास हैं, उन सब की चर्चा भी करेंगे। आर्टिकल कौन कौन सा, क्या क्या, कहाँ कहाँ क्या आता है, स्वतंत्रता के कौन कौन से आर्टिकल हैं, कौन से धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं, वहाँ सब बात करेंगे। लेकिन समाजवाद का मतलब ये होता है कि कोई भी मनुष्य आर्थिक और सामाजिक रूप से वहाँ समानता देखने को मिले। आर्थिक और सामाजिक रूप से समानता देखने को वहाँ पर मिल जाए। आर्थिक और सामाजिक रूप से समानता देखने को मिलती है, उसी को बोलते हैं समाजवाद। इसके अलावा अगला जो पक्ष आता है वो पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, जो आपको जानना चाहिए। ये क्या होता है जी, मतलब अब देखिए हमारा संविधान ये कहता है कि हम पंथ निरपेक्ष हैं या धर्मनिरपेक्ष, मतलब हम किसी भी धर्म का, किसी खास धर्म का हम समर्थन नहीं करते। हमारे लिए सब धर्म क्या है, वो समान है।
हम हर धर्म को यहाँ पर उतनी ही मान्यता देते हैं जितनी किसी भी धर्म को दी चाहिए। तो उसी को बोला गया पंथ निरपेक्ष, मतलब हम किसी पर्टिकुलर धर्म के विषय में हम मान्यता नहीं देते, हम सभी धर्मों को मिला जुला संगम है, उसी की बात करी गई है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। अगला एक वर्ड आता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक मतलब क्या होता है? लोगों का तंत्र। लोगों का तंत्र मतलब ये जो हमारा देश है ये राजतंत्र नहीं है, ये क्या है? एक लोकतंत्र है। इसके अंदर जनता ही सर्वमान्य है और जनता के द्वारा ही जनता का शासन है, तो उसी को बोला गया लोकतंत्र, जहाँ सारी शक्ति किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है और जनता ही यहाँ सर्वे सर्वा होती है। ठीक, अगली जो बात आती है होते गणराज्य या गणतंत्र। मतलब यहाँ जो सर्वोच्च पद है जिसका माननीय राष्ट्रपति महोदय का है, और आप सभी जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में ही इलेक्शन हुआ है और उसमें हमारी जो माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो भारतीय सर्वोच्च पद राष्ट्रपति महोदया बनी हैं अभी हाल फिलहाल में ही, आप सभी जानते भी होंगे। ठीक, तो यहाँ जो राष्ट्रपति जी का पद होगा वो क्या होगा? वंशानुगत नहीं होगा, यहाँ वो चुन करके आएंगे, ना कि एक वंश के रूप में वंशावली के अर्थ में यहाँ वो सामने दिखाई देंगे। ठीक, तो ये आपको 4-5 शब्द आपको समझने चाहिए, इनका मतलब समझना चाहिए। अब देखिए बात अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो अब यहाँ से ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको समझनी चाहिए। इसके अलावा देखिए अब प्रस्तावना से क्या क्या सवाल हमारे पेपर में बनते हैं उनका जिक्र करता है, जिसमें क्या है, पहली अगर मैं बात करूँ तो पहला सवाल जो देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? तो क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? सवाल है, पेपर में आता है। जी हाँ, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अगर मैं जिक्र करूं कि ये प्रस्तावना आखिरकार आई कहाँ से या इसका आधार क्या है, ये इसका एक भारतीय संविधान में होने का मतलब क्या है, थोड़ा सा अगर हम जिक्र करें तो आइए थोड़ा सा ले चलता हूँ वापस आप लोगों को। जब भारतीय संविधान का जिक्र होना शुरू हुआ तो उस समय भारतीय संविधान बनाना भी है, और भारतीय संविधान बनाएगा कौन? संविधान सभा। तो संविधान सभा का गठन कब करा हुआ? 1946 में संविधान सभा बनी, और संविधान सभा के बनने के बाद उसकी बैठकें शुरू हुई, मीटिंगें शुरू हुई। पहली हुई 9 दिसंबर 1946, ये फर्स्ट बैठक हुई, फर्स्ट मीटिंग हुई। दूसरी हुई 11 दिसंबर 1946। इन सब का जिक्र मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप पुरानी वीडियोस लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो ये पहली में क्या हुआ कि एक अस्थायी अध्यक्ष चुन ले गए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके अलावा फिर दूसरी मीटिंग जब हुई तो यहाँ हमारे स्थायी अध्यक्ष आए, उपाध्यक्ष आए, ये सब चीज़ें आई यहाँ पे। तो आपने देख लिया कि यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आ गए। अब तीसरी बार जब मीटिंग हुई तो उसमें क्या हुआ कि ये अब हमें किस तरीके से काम करना है, देश को किस तरफ लेके जाना है, हमारे देश का उद्देश्य क्या होगा। तो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया था जी, जिसे उद्देश्य का प्रस्ताव बोला गया था। उद्देश्य का प्रस्ताव किसके द्वारा? माननीय जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव रखा गया, और वही उद्देश्य का प्रस्ताव अंततः बाद में जाकर के भारत की प्रस्तावना के रूप में उत्कीर्ण होता हुआ नजर आता है। अब बात आती है कि भारतीय प्रस्तावना, आपने देखा ही होगा कि भारतीय संविधान में अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है, अलग अलग देशों का बहुत सारे सोर्सेस है जिससे कुछ ना कुछ हमने लिया है। तो बात आती है, पेपर में सीधा सवाल बनता है कि प्रस्तावना का जिक्र हमने कहाँ से किया है या हमने कहाँ से ये लिया है। ठीक, तो प्रस्तावना की अगर मैं बात करूँ तो प्रस्तावना जो ली गई है वो अमेरिका से ली गई है। कहाँ से? अमेरिका से। अच्छा, कुछ लोग अभी परेशान हो गए होंगे जी अमेरिका, हमने तो ऑस्ट्रेलिया भी पढ़ा है। बिल्कुल पढ़ा होगा आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना की जो भाषा होगी वो कहाँ से ली गई है? वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? वो ऑस्ट्रेलिया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बात समझ लेना। इसके अलावा
अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका जिक्र बाद में करेंगे हम लोग। अभी केवल इतना समझिए कि जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से ली गई है, और प्रस्तावना की जो भाषा होने वाली, जो लैंग्वेज, जो प्रियम्बल, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं प्रस्तावना को, प्रियम्बल बोलते हैं, तो वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए वापस लौटते हैं हम कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। जी हाँ, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। अब अगली बात ये आती है कि अगर संशोधन हो सकता है तो क्या भारतीय प्रस्तावना में संशोधन हुआ है? जी हाँ, हुआ है। ठीक, तो कितनी, अब बात ये आती है कि अगर संशोधन हुआ है, क्या हुआ है? हाँ जी, हुआ है। तो कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। तो भारतीय प्रस्तावना एक बार संशोधित की जा चुकी है। भारतीय प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक बार संशोधित की जा चुकी है, एक बार संशोधित की जा चुकी है। आप अच्छे से प्यारे प्यारे नोट्स बनाना जी और पढ़ते रहना साथ साथ बेटा मेरे। की जा चुकी है। अब बात आती है कि अगर प्रस्तावना संशोधित की जा चुकी है तो कब करी गई है भाई? अब देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मान लिया कि संविधान बन के तैयार हुआ, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उसके बाद बदलाव करने की ज़रूरत हुई। जब पहली बार बदलाव हुआ तो उसे बोला गया पहला संविधान संशोधन, दूसरी बार हुआ तो उसे बोला गया दूसरा संविधान संशोधन, तीसरी बार हुआ तो उसे बोला गया तीसरा संविधान संशोधन। तो ऐसे करते 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 संविधान संशोधन होते चले गए और उनके नंबर बनते चले गए। तो अब बात आती है कि जब प्रस्तावना में संशोधन हुआ तो ये कौन से नंबर का संशोधन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और देखिए अगर प्रस्तावना से एग्जामिनर को सवाल बनाना है तो सीधा कहाँ जाएगा? सबसे पहले यहाँ जाता है। ठीक है, तो जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1976 में, 1976 में। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसमें प्रस्तावना में कुछ बदलाव करे गए थे। अगर आपको याद हो, जो आपातकाल है, आपातकाल के बाद ये स्थिति यहाँ आई और हमने प्रस्तावना में कुछ परिवर्तन करे, और वो परिवर्तन थे कुछ शब्दों के रूप में। मैंने बताया ना कि हमारा संविधान किस तरफ जाता है, उस बात को हम अगर एक लाइन में समझाना चाहते हैं तो वो हमारा प्रस्तावना है। हमें प्रस्तावना में वो सब चीज़ें साफ साफ क्लियर मेंशन करनी पड़ती। ठीक, तो वो शब्द क्या है? जैसे पंथ निरपेक्ष, मैंने अभी इस पर जिक्र किया, जिसका पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। तो आप ये कह सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। अब वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? एक पहला शब्द है पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, दूसरा शब्द है समाजवाद, और तीसरा शब्द है अखंडता। ये 3 शब्द हैं जो यहाँ पर जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद या अखंडता, 3 शब्द हैं जो यहाँ जोड़े गए। मैंने जिक्र किया कि पंथ निरपेक्ष क्या है, समाजवाद क्या है, और अखंडता आप सभी जानते हैं कि हमारा देश क्या है, अटूट है। जैसा आप सभी देख रहे हैं कि अभी देश के अंदर एकजुट भावना बहुत तेज़ी से दिख रही है। और इस बार हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है इंग्लैंड के अंदर बर्मिंघम में, उसमें ज़बरदस्त काम किया है उन लोगों ने, और भारत का अब तक का इतिहास का सबसे अच्छा गेम्स देखने को वहाँ पर मिले। भारत ने 4थी पोजीशन पे खुद को फिनिश किया। तो भारत अब तरक्की कर रहा है और भारत में एकता भी बनती हुई नज़र आ रही है। तो उसी के चलते हुए ये 3 शब्द वहाँ पर जोड़े गए थे, एक पंथ निरपेक्ष, एक समाजवाद और एक अखंडता। सीधा सवाल पेपर के अंदर देखने को मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है, आपको ध्यान रखना है। जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक, प्रस्तावना को क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। और ये संविधान की आत्मा कहा है किसने? एम हिदायतुल्लाह मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने। तो ध्यान रखना ये वाली बात। देखिए कुछ लोग अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे, जी सर ये क्या कह रहे हैं आप लोग। तो ये है कि ध्यान रखना, आर्टिकल 32 को भी संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। संविधान की आत्मा और हृदय, ये किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर बाबा साहब या भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है,
बात क्लियर है? तो ध्यान रखना, दोनों बातें कंफ्यूज नहीं करना है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा एम हिदायतुल्लाह ने कहा है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को कहा है। वो क्या है हम आगे जिक्र करेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान का परिपत्र भी कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने पेपर में देखा और आ जाता है। प्रस्तावना को संविधान का परिपत्र कहा गया है। प्रस्तावना को संविधान का परिपत्र कहा गया है और ये किसके द्वारा कहा गया है? N.A. पालकीवाला ने, N.A. पालकीवाला। तो N.A. पालकीवाला जी ने क्या कहा गया है? प्रस्तावना को संविधान का परिपत्र कहा गया। अब देखिए, 2-3 बात जो आपको ध्यान रखनी वो ये है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? जी हाँ, बिल्कुल भाग है। दूसरी बात, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? जी, किया जा सकता है। तीसरी बात कि ये जो प्रस्तावना है वो किससे आई है? वो उससे आई है जवाहरलाल नेहरू जी ने तीसरी संविधान सभा की जो मीटिंग में उद्देशिका प्रस्ताव रखी थी, उसी के आधार से ये हमारी प्रस्तावना बनी। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी, ठीक है। अब देखिए, एक नोट करके बात बता रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या है कि प्रस्तावना के अंदर, ये पेपर में सवाल आया था कि प्रस्तावना के अंदर संघ और मताधिकार, संघ और मताधिकार शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ध्यान रखना कि प्रस्तावना के अंदर संघ और मताधिकार शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक। तो इतनी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है किसके अंदर? प्रस्तावना के अंदर। इसके अलावा आपका UKSSC के अंदर कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप लोग नहीं लगा पाएंगे। इसके अलावा वनडे एग्ज़ाम SSC हो या बैंकिंग हो या जो भी पेपर जिसमें ये आता है, आप आसानी से सवाल लगा पाएंगे, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर होती हुई नज़र नहीं आएगी। देखिए, इसके बाद जैसे मैंने बताया कि वो भाग हैं, भाग 1 मैं शुरू करूंगा और भाग 1 के अंदर आप लोग देखोगे अनुच्छेद क्या होता है, आर्टिकल क्या होते हैं और किस में क्या क्या कहा गया है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हम वहाँ जानेंगे। बस एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनुच्छेद कहते किसे, ठीक है, ढंग से सुनना। एक हिंदी की पूरी परिभाषा है कि किसी भी शब्द, वाक्य, सूत्र से संबद्ध विचार एवं भावों को अपने अर्जित ज्ञान, निजी अनुभूति से संजोकर प्रभावमय शैली के माध्यम से गद्य भाषा में अभिव्यक्त करना अनुच्छेद कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि ये बात बिल्कुल अभी पल्ले नहीं पड़ी होगी, लेकिन दोबारा देखना, ठीक है। दोबारा से इसे सुनना, समझना कि अनुच्छेद कहते किसे हैं, आपको समझ में आएगी। इसके साथ ही हम लोग मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, जिसमें मैं भाग 1 शुरू करने वाला हूं और आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और देखिए, जो भी लोग यहाँ साथ साथ हैं, इसकी PDF वगैरह जो आपको मिल जाएगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर के टेलीग्राम को लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको क्विज़ेस, आपको PDFs, अन्य जानकारी या जो भी कुछ है वो सब जानकारी आपको वहाँ उपलब्ध करा दी जाती है। इसमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।